नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी को दी बधाई। सीएम ने की मोदी सरकार के कार्यकाल की सराहना। हिंदी पत्रकारिता दिवस की सीएम ने की बधाई। कहा, लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता देश की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों से अहम भूमिका। 1 जून से सचिवालय और विस में आएंगे 50% कर्मचारी। समूह का व ख के अधिकारियों की उपस्थिति 100% रहेगी। उत्तराखंड में मिले 11 नए कोरोना पॉजिटिव। देहरादून के 7 और टिहरी के 4 लोग कोरोना संक्रमित। केदारनाथ धाम में 12 डिग्री तापमान में कार्य कर रहे मजदूर। बारिश होने से पुनर्निर्माण कार्य हो रहे प्रभावित। और कारोबारियों को खल रहे श्रमिकों की कमी। अधिकांश कंपनियां खुलने से हो रही परेशानी। केवल 30 से 40% हो रहा प्रोडक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर की शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी को बधाई दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के 1 साल के अंदर कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। केंद्र में मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 1 वर्ष की सफलता ने नरेंद्र भाई मोदी को विश्व नेता के रूप में साबित किया है। इस 1 वर्ष में वर्षों पुरानी मांग ये कहें कि देश की आजादी के बाद से ही जो कहीं ना कहीं देश की आत्मा को झंझोड़ रही थी, धारा 370, उसको समाप्त करना, 3 तलाक से देश को मुक्ति दिलाना, सैकड़ों साल से चल रही राम मंदिर निर्माण के लिए जंग, उसको समाप्त करना और किसी तरह का कोई तनाव देश में न होना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सफलता का एक पेशगी है। और वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस के खिलाफ एक सफल रणनीति के तहत देश में लाखों लोगों के जीवन को बचाना, अभी 4 वर्ष और ये सेकंड जो रिजम चल रहा है उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो देशवासियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से देश चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे विश्व मंच पर भारत को एक अलग पहचान दिलाने में हो, माननीय नरेंद्र भाई मोदी निश्चित रूप से सफल होंगे। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बीच आपको उत्तराखंड से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर 11 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मरीजों की संख्या 760 हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 727 हो गई है। देहरादून के 7 और टिहरी के 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 727 में से 102 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। तो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। तो वही उत्तराखंड में अब जो टोटल केस हैं वो 727 हो चुके हैं, जिसमें से 102 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत नैनीताल पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने केंद्र सरकार की 1 साल की जन कल्याणकारी उपलब्धि बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने देश को जनता हित में काम करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कश्मीर में धारा 370 और
35A हटाने, 3 तलाक, आम आदमी को टैक्स में राहत और छोटे व लघु व्यवसायियों को राहत पहुंचाने के साथ ही हर घर में नल व जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। तो वहीं लाखों गरीब परिवारों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन से जोड़ा गया है और साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए बीजेपी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज 1 साल पूरा हुआ है। मोदी जी के इस साल में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, संकल्प पत्र को बहुत ठीक ढंग से 2 लोग 20-25 लोगों के 20-25 परिवारों तक जाएंगे और उस संकल्प पत्र को पहुंचाएंगे। इस 1 वर्ष में ऐतिहासिक काम हुए, जैसे 370 धारा 35 से हटाना, मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक का मामला है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रवासियों और अप्रवासियों के लिए सहकारी दुग्ध संघ द्वारा दी जा रही योजना के लाभ के लिए नीति के तहत अब लोगों को रोजगार देने की बात कही है। उधम सिंह नगर सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह रौतेला जी ने के न्यूज से खास बातचीत की और बताया कि सरल अमूल की तर्ज पर आंचल दुग्ध के पार्लर शुरू किए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन पर भी स्वरोजगार के तहत अच्छी सब्सिडी पर ऋण देने की भी बात कही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा स्वरोजगार योजना को लेकर जहां लगातार अथक प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं सीमांचल खटीमा की अगर बात करें तो आंचल दुग्ध डेयरी में मेरे साथ यहां उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह रौतेला जी। इन्होंने भी कुछ योजनाओं में क्या कहते हैं गठन किया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमने जो NCDC के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के रोजगार योजना के तहत करीब 50 मिल्क पार्लर और जिसमें से 38 हमने चयनित कर लिए हैं, जिसमें 20% सब्सिडी है, अनुदान की राशि है। इसके अलावा हमारे पशु ऋण में हमने 50 पशुओं की ऋण की योजना, 5 पशुओं की ऋण की अलग यूनिट और 3 पशुओं की ऋण की अलग यूनिट, 3 यूनिटें हमारे वहाँ इसके तहत योजना के तहत लागू की गई, क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें कि ये 25% सब्सिडी पे ये तीनों अनुदान पे हैं। मेरे साथ जिले के उधम सिंह नगर जिले के अर्जुन सिंह रौतेला अध्यक्ष थे दुग्ध डेयरी संघ के। इनका साफ तौर पे कहना है कि स्वरोजगार योजना के तहत जो योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं उनको लाभान्वित जल्द किया जाएगा, प्रवासियों को अप्रवासियों को भी। सुरेंद्र कुमार गुप्ता के न्यूज इंडिया खटीमा। उत्तराखंड में राज्य सरकार का सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बाजार खुलने का फरमान सुनने पर व्यापारियों में असमंजस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरों पर खुशी भी है। शायद अब दुकानदारी में फर्क पड़ सकेगा, क्योंकि लगातार राजधानी समेत कई जिलों में टेम्परेचर बढ़ने से ग्राहकों में खरीदारी को लेकर कमी दर्ज की गई। लेकिन अब देर शाम तक अगर बाजार खुलता है तो ग्राहक भी खरीदारी आसानी से कर पाएंगे, जिसको लेकर कई व्यापारी खुश हैं। तो कई लोग अब राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए भी सतर्कता बरतने की बात कर रहे हैं। वहीं व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का कहना है कि बाजार खुलने का वक्त शाम 4 बजे का ही होना चाहिए, इसलिए व्यापार मंडल ने डीएम से बातचीत की है। जी देखिए क्या हुआ, जब परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय आया कि बाजार शाम को 7 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे, तो क्या हुआ, लगातार बाजारों का व्यापारियों का सोशल मीडिया के माध्यम से और ये लगातार मैसेज आया कि नहीं, बाजार पुरानी व्यवस्था से 4 बजे तक ही खुलना चाहिए। हमने ये माना कि सोशल मीडिया पे आदमी बहुत इंस्टेंट जवाब देता है, तो हमने सभी व्यापारियों से और व्यापारी संगठनों से ये कहा कि आप लोग लिखित इसमें ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को दें और जिसमें आप क्लियर तौर पर लिखें कि व्यापारी क्या चाहता है, क्या वो यही चाहता है कि वो 4 बजे तक खुले या 7 बजे तक खुले। सर ये सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा स्टेप हैगा, इसको चाहे यूनियन गलत मान रही है पर ये अच्छी चीज़ हैगी। आप इस मान के चलो, हमारे पास पहले 4 घंटे का टाइम था, तो हम 4000 लोग 4 घंटे में आ रहे थे, और वही टाइम बढ़ के 6 घंटे हुआ, वो 4000 लोग 6 घंटे में आ रहे हैं। तो टाइम स्प्लिट होने से भीड़ कम होती है, ना कि भीड़ बढ़ेगी। जितना टाइम बढ़ेगा उतना हम अलग अलग छिन के आएंगे, उतना सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज़ें फॉलो ज़्यादा बढ़िया होंगी। धीरे धीरे अगर लगातार खुलेगा तो कस्टमर आएगा। फिलहाल तो बाहर का कस्टमर है नहीं, टूरिस्ट नहीं है, और जिससे टूरिस्ट सो सुविधाएँ होती हैं, हर तरह हर आदमी को काम मिलता है। बसें बंद हैं, विक्रम बंद हैं, कोई पब्लिक नहीं आ रही है,
इसलिए ज़रा रोजगार में ही फर्क पड़ रखा है। कोरोना की वजह से इस बार मटकों की काफी डिमांड है। लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीने से परहेज कर रहे हैं, लिहाजा मटकों की खूब बिक्री हो रही है। देहरादून में अमूमन देखा जाता जा रहा है कि लोग मिट्टी के घड़ों से ज्यादा फ्रिज का ठंडा पानी पीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना की मार ने लोगों को मिट्टी के घड़ों की ओर खींच लिया है। इस बार गर्मी के इस मौसम में लोग जमकर घड़े खरीद रहे हैं, क्योंकि लोगों में डर है कि कहीं फ्रिज के ठंडे पानी से बीमार ना लग हो जाएं, इसीलिए इस बार घड़ों की ज्यादा डिमांड है। सीमांत क्षेत्र खटीमा में लगातार भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सुबह से हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है, तो वही क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई दिनों से गर्मी हो रही है, जिसको लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से आज गर्मी से राहत मिली है। कंपनियों के प्रोडक्ट्स की बाजार में डिमांड न मिलने की वजह से देहरादून के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल लेबर के अपने घरों को लौट जाने के बाद अब औद्योगिक कंपनियों को श्रमिकों की कमी भी खलने लगी है। बता दें, लॉकडाउन 4 की शुरुआत होने के बाद कई रियायतों के साथ उद्योगों को प्रोडक्शन की परमिशन मिलने के बाद पटेल नगर, मोहिबाबाला, सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकांश कंपनियां खुल गई हैं, लेकिन इनमें प्रोटेक्शन 30 से 40% तक ही हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड और शूज, पेन और रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनियों का ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिनमें से 15 से 25% ही प्रोटेक्शन हो पा रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश आदि बड़े शहरों के बाजारों से इन कंपनियों को डिमांड नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से उत्पादित माल की खपत नहीं हो पा रही। ये तो अच्छी बात है कि परमिशन मिल गई ऑपरेट करने के लिए। एटलीस्ट जो अप्रैल जो हमारा बिल्कुल ज़ीरो रेवेन्यू था, वो हम कुछ काम कर पा रहे हैं, वर्कर्स काम कर पा रहे हैं, दे आर बैक टू वर्क। बट परेशानी ये है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, सारा ट्रांसपोर्ट बंद है। जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है वो हम आगे भेज नहीं पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्ट अभी तक खुला नहीं है। पेमेंट के बड़े इश्यूज़ हैं, कहीं से भी हमारे कस्टमर्स के यहाँ से पेमेंट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ स्टाफ की कमी है, उनके अकाउंट सेक्शन में कमी है, बिल्स प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ओवरऑल बड़ा ब्लीक सा लग रहा है इस समय सिचुएशन। फ्यूचर का भी कुछ मालूम नहीं क्या होगा। जो हम अभी कर रहे हैं सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लास्ट सेल हमारी जो भी हुई थी वो मार्च के महीने में हुई थी, थोड़ी बहुत वो भी। इकोनॉमिक डाउन टर्न तो हम लोग अक्टूबर से फेस कर रहे हैं। हमारे स्टाफ को सैलरीज तो दी हैं, हमारा बहुत बड़ा काम नहीं है, तो हमारे को हम लोगों ने किसी तरह से करके हमने अपने हमारे लिए वो परिवार जैसे हैं, छोटा सा परिवार है हमारा। अभी इससे आगे देने में हमारी ये नहीं समझ आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि जो हमने जून में तनख्वाह देनी है उसके लिए हमें क्या बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से पैसा हमारे पास फरवरी एंड के बाद से एक पैसे की रेमिटेंस नहीं आई है, और हमको नहीं समझ आ सकता कि हम कब तक अपने पैसों से काम करते रहेंगे। तो उसको पटरी पे लाने में समय तो लगेगा। अब जैसे अगर देखें, छोटे उद्योगों के सामने इस टाइम रॉ मटेरियल की दिक्कत है, लिक्विडिटी की दिक्कत है, मार्केट की दिक्कत है। इसी तरीके से थोड़ा सा हम और मीडियम एंटरप्राइजेस या लार्ज इंडस्ट्रीज़ को अगर देखें ओवरऑल कंटेक्स्ट स्टेट के, तो वहाँ पे लेबर की बड़ी शॉर्टेज इस टाइम है। तो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत समय से काम कर रही हैं, उनके तो ये कह सकते हैं कि उनके यहाँ थोड़ा बहुत लेबर की उतनी दिक्कत नहीं है, पर जो थोड़ा सा बड़ी इंडस्ट्रीज़ या मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे लेबर की इस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो धीरे धीरे किस तरीके से, क्योंकि लॉजिस्टिक्स सारा डिस्टर्ब हुआ है, रॉ मटेरियल कैसे लाएं, कैसे माल को तैयार करके बाहर भेजें, उसके बाद पैसा बाज़ार से वापस नहीं आ रहा है, जो पहले से फंसा हुआ है वो पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, तो लिक्विडिटी क्रंच बहुत ज़बरदस्त है। नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा द्वारा पारित कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध एक्ट 2016 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और समस्त शहरी स्थानीय निकायों से कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 को कड़ाई से लागू करने के दिशा निर्देश देने के साथ ही याचिका निस्तारित कर दी गई है।
कोर्ट ने पूर्व में हुई सुनवाई करते हुए शहरी विकास सचिव और स्वास्थ्य सचिव से एक रिपोर्ट भी मांगी गई थी और उनसे कहा गया था कि अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार प्रसार करके उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाए। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार हरकत में आ गई और उसने 22 मई को सभी जिला अधिकारियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अवगत कराया और इसके बाद 26 मई 2020 को सभी नगर निकायों के अधिकारियों को अधिनियम को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, अधिवक्ता अभिजीत नेगी की तरफ से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरकार द्वारा पारित उक्त एक्ट को ये कहते हुए चुनौती दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का एक निर्णय जारी हुआ है इस जनहित याचिका में जो योजित की गई थी। इस जनहित याचिका में मुख्य तौर से दो ही मांगे थी। एक ये थी कि जो फाइन्स हैं और जो चालान हैं इस एक्ट के तहत जो नहीं हो रहे थे पूर्व में, वो हों और उनका जो है कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन हो, और दूसरा जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए सभी स्थानीय नगर निकायों में, उसको तैयार करने के लिए जो है स्थानीय नगर निकाय कुछ कोशिश करें। नैनीताल हाई कोर्ट ने बागेश्वर गरुड़ के ग्राम प्रधानों ने प्रदेश में आ रहे प्रवासियों को जिला स्तर और तहसील स्तर पर प्रशासन द्वारा क्वारंटीन नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ और जिला अधिकारी बागेश्वर, सीएमओ बागेश्वर, उप जिलाधिकारी गरुड़, वीडीओ गरुड़ सहित केंद्र सरकार से 2 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 2 जून की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें, अधिवक्ता DK जोशी ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन सुविधाओं को दुरुस्त करने और ग्राम पंचायत लेवल पर आ रही दिक्कतें, जैसे कि ग्राम प्रधानों को अभी तक कोई सरकारी सुविधाएं, कोई फंड जारी नहीं किया गया है, तो इन सब सुविधाओं में अभाव को देखते हुए एक जनहित याचिका पर आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में सुनवाई हुई है। ग्राम क्षेत्रों में जो ग्राम संगठन हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, उनको फंड मुहैया कराया जाए, इस आशय को लेकर के ये जनहित याचिका दायर की गई है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, शौचालय नहीं बना। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, शौचालय नहीं बना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते उधम सिंह नगर जिले में 4 और कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद अब जिले का आंकड़ा 61 हो चुका है। चारों संक्रमित मरीज महाराष्ट्र से लौटे थे और उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंतनगर क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन किया गया था। चारों संक्रमित मरीज उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले हैं और अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 61 हो चुकी है, जिनमें से 7 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। चारों संक्रमितों में से 3 संक्रमित मरीज खटीमा और 1 मरीज किक्षा का रहने वाला है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। साथियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप लोगों ने देखा है कि कल नंबर्स में काफ़ी वृद्धि हुई है। अप्रत्याशित नहीं है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नंबर्स अभी कुछ समय तक बढ़ेंगे। आज इस समय तक 11 केसेस और आ चुके हैं, जिनमें निरंजनपुर मंडी में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ही मुस्तैदी के साथ प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, उनमें से 7 कॉन्टैक्ट ऐसे पाए गए हैं जो कि पॉजिटिव हैं। इसके अलावा टिहरी जनपद को जाने वाले महाराष्ट्र से जो हमारे प्रवासी भाई आए थे, उनमें से 4 केसेस आज पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार से 11 केस आज मिला है। कल 216 केसेस आए थे, जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है और रिपोर्टेड भी है। तो इस प्रकार से 727 केसेस इस समय हमारे पास इस राज्य में पॉजिटिव हो चुके हैं। और इस समय जो हमारे पास जो सूचना है, डबलिंग रेट जो अभी 3-4 दिन पहले 4 से भी कम था, 3.99% था, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है और आज के दिन में 5.23% है डबलिंग रेट। यद्यपि भारत के औसत से ये कम है, लेकिन अब हमारा ट्रेंड बढ़ने की ओर है, डबलिंग रेट को और बढ़ाने की ओर है। तो ये एक अच्छी घटना हो रही है। एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि डबलिंग रेट हमारा अचानक इतना जल्दी से क्यों गिरा। उसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ केसेस की संख्या बहुत ही कम थी और उसमें जब कुछ संख्या में लोग संक्रमित पाए गए तो डबलिंग रेट उसमें बहुत तेज़ी से हमारा गिरा था। लेकिन अब जो है वो फिर अब उसमें जो है नंबर्स डेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार से रिकवरी परसेंटेज हमारे राज्य में इस समय 14% है, 14% से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। और इसमें भी यही बात महत्वपूर्ण है कि चूंकि लोग इस समय आए हैं और वो इस समय उपचार उनका चल रहा है और उपचार की अवधि के बाद ही फिर वो रिकवर होकर जाएंगे, तो इस वजह से रिकवरी परसेंटेज अभी हमारा कुछ समय तक वो डाउन ही रहेगा, नीचे रहेगा। पॉजिटिविटी का जहाँ तक प्रश्न है, यद्यपि बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन अभी भी हम राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे हैं। 3.26% है, जबकि राष्ट्रीय औसत वो 4.81% है। तो पॉजिटिविटी रेशियो हमारे राज्य में अभी भी कम है। और उसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ जो कोविड के पेशेंट पाए गए हैं, उनमें मृत्यु दर 1% ही है, बल्कि 1% से शायद कम होगा, जबकि ऑल इंडिया एवरेज वो 2.86% है। तो हमारे यहाँ जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके उपचार की अच्छी व्यवस्था रखी गई है और यही कारण है कि जो डेथ्स यहाँ हुए भी हैं, वो मृत्यु कोविड के कारण नहीं, बल्कि गंभीर बीमारी से ये लोग ग्रसित थे और उसकी वजह से डेथ्स हुए हैं। जो कंटेनमेंट जोन्स एक समय में हमारे लगभग 5-6 तक आ गए थे, अब मौके को देखते हुए जिलाधिकारियों ने 31 कंटेनमेंट जोन्स की घोषणा की है, जहां की बहुत सख्त नियंत्रण व्यवस्था वहां पर लागू है। और ये कंटेनमेंट जोन्स हमारे देहरादून में 8 हैं, हरिद्वार में 15 हैं, उधम सिंह नगर में 4, पौड़ी में 2 और टिहरी में 2।
तो 31 कंटेनमेंट जोन इस समय जिलाधिकारियों ने नोटिफाई किया है और वहाँ पे जो बहुत इंटेंसिव तरीके से सर्वेलेंस का काम, जांच का काम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो सैंपल की टेस्टिंग होती है पर मिलियन, चूँकि हमारे यहाँ केसेस कम थे और ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से हमें उन्हीं व्यक्तियों का टेस्ट करना था जो उस श्रेणी में आते थे, इस वजह से हमारा टेस्टिंग कम था। लेकिन इस बीच में ज़िलों ने बहुत तेज़ी से टेस्टिंग के मात्रा को बढ़ाया है और आपको जान के खुशी होगी कि इस समय देहरादून ने 5,419 सैंपल्स पर मिलियन का वो रखा है और नैनीताल जहाँ ज़्यादा केसेस हैं वहाँ 3,185, जो कि राष्ट्रीय औसत 2,779 2,779 उसके सापेक्ष नैनीताल ने 3,000 से 3,200 के आसपास और देहरादून अब लगभग 5,500 सैंपल्स की टेस्टिंग कर रहा है पर मिलियन। और हमारा स्वास्थ्य विभाग हर ज़िले में बहुत ही गहनता से इस बात की समीक्षा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि टेस्टिंग बहुत तेज़ी से बढ़ाई जाए। अगर एक्टिव केसेस को हम लेते हैं तो इस समय इन 727 में से 617 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें नैनीताल में 200, देहरादून में 127, टिहरी गढ़वाल में 74, अल्मोड़ा में 42, उधम सिंह नगर में 35। इसके अलावा बाकी जनपदों में भी हैं लेकिन वो नंबर्स ज़्यादा नहीं हैं। पौड़ी गढ़वाल में 24, पिथौरागढ़ में 21 और शेष जो हैं 20 से भी कम। इसी के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी बहुत गहनता के साथ, यदि कोई व्यक्ति किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आया है और उसकी अगर हम ट्रेसिंग समय से और भली भांति हम कर लेते हैं तो फिर निश्चित है कि हम इस बीमारी के फैलाव पर बहुत तगड़ा तरीके से उसका नियंत्रण हम कर सकेंगे। तो अभी तक ये 727 केसेस में 3,730 कॉन्टैक्ट्स हमने ट्रेस किए हैं और इन सभी कॉन्टैक्ट्स का जो है वो टेस्टिंग होगी, हो भी गई है बहुत केसेस में और उनके जो है हेल्थ के ऊपर हम लोग बहुत गहनता से निगरानी रखेंगे। जो पेशेंट्स हमारे यहाँ हैं इस समय कोविड के, उनमें से स्वास्थ्य विभाग ने एक विश्लेषण किया था और इस विश्लेषण में ये पाया गया कि लगभग 41% केसेस वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनमें कोई भी लक्षण वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जो सिम्प्टोमेटिक केसेस भी हैं उसमें बहुत ही क्षीण लक्षण, बहुत ही माइल्ड लक्षण वो 53% से थोड़ा अधिक 53.16% केसेस में बहुत ही माइल्ड टाइप के सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं। करीब तो आप यहाँ उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार को यहाँ देख रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और बता दें आपको आज उत्तराखंड में 11 नए केस पाए गए हैं, जिस वजह से उत्तराखंड में जो आंकड़े हैं वो 727 हो चुके हैं, जिसमें से जो एक्टिव केस हैं वो 617 हैं और लगातार उनका जो कॉल हिस्ट्री है वो पूरी निकाली जा रही है, वो किस किन लोगों से मिली है उनकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। इसी के साथ में इतना ही। आगे देखिए सुबह बोलेगा।